नमस्कार, मैं हूं वैभव कुमार। आप देख रहे हैं दलित न्यूज़ नेटवर्क यानी कि डीएनएन हिंदी। कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए क्योंकि बिहार का चुनावी माहौल जो है वो गर्म हो चुका है और वहां पर आपको अब 6 तारीख को मतदान देखने को मिलेगा। पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों पर बिहार में पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे और जो बिहार की हम बात करें, उत्तर प्रदेश से जो लगा हुआ बॉर्डर का इलाका है उसकी हम बात करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी की भी चुनावी सभा कैमूर जिले के भभुआ में है। वैसे तो आपको बिहार में सारे ही नेता नजर आ गए होंगे, असदुद्दीन ओवैसी से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उधर अखिलेश यादव भी आरजेडी के लिए वोट मांगते आपको नजर आए। तो बिहार का चुनाव जो है वो मोटे तौर पे बिखरा बिखरा सा नजर आ रहा है, क्योंकि जो गठबंधन है उसमें आपसी जो सामंजस्य होना चाहिए था, खासतौर से महागठबंधन की बात करें, वो भी नजर नहीं आ रहा। नीतीश कुमार ने बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा नहीं किया है। थोड़े बहुत समय के लिए ही वो एक मंच पर नजर आए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने यूं तो गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा है, लेकिन एक मंच पे वो लोग भी नजर नहीं आए। अलग अलग अपनी अपनी चुनावी सभाएं, रैलियां दोनों पार्टियां करती रहीं और एक सीट ऐसी रही जहां पर आरजेडी प्रत्याशी को समर्थन देने मुस्लिम आरजेडी प्रत्याशी को समर्थन देने की जगह तेजस्वी यादव ने वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी को, जो कि मुकेश साहनी के भाई हैं, उनको समर्थन दे दिया। इस बात से तेजस्वी ओवैसी साहब बहुत नाराज हो गए थे। असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोला और अभी जो ताज़ा अपडेट निकल के आई है वो ये कि वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी ने उस सीट पर आरजेडी के मुस्लिम प्रत्याशी को ही समर्थन दे दिया है, क्योंकि वहां पर ओवैसी साहब का प्रत्याशी भी मौजूद है। और ये सीट है गौरा बोरांव की, है ना। इस तरह की बहुत सारी बारीक बारीक गतिविधियां माइक्रो लेवल पे चल रही हैं। तो जो टीवी में दिख रहा है उसके अलावा जमीन पर भी चुनाव चल रहा है। उधर बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद और बिहार के प्रभारी रामजी गौतम चैनपुर में और आसपास के विधानसभाओं में सभा कर रहे हैं। बहन जी जो हैं वो भभुआ में आएंगी। भभुआ का एयरपोर्ट ग्राउंड जो होगा उसमें बड़ी चुनावी सभा होगी। बात करें पहले चरण की, तो पहले चरण में बहुजन समाज पार्टी की कोई ऐसी सीट नहीं है जो कि उन सीटों में गिनी जाए जो टॉप 10 हमने आपको दिखाई थी। मोटे तौर पे एक बक्सर की सीट निकल के आती है जहां पर बसपा का दारोमदार है और बसपा की एक मजबूत स्थिति है। इसके अलावा सारा का सारा जो बसपा का दारोमदार है, जो उसका फोकस एरिया है, वो दूसरा चरण है। दूसरे चरण की 122 सीटों पर 11 तारीख को मतदान होगा। 9 तारीख को चुनाव प्रचार थम जाएगा और इसीलिए बहन जी जो हैं 6 तारीख को दूसरे चरण के मद्देनजर ही अपनी रैली कर रही है। नहीं तो बहन जी पहले चरण के लिए भी कोई ना कोई रैली करती हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि बहन जी कम से कम 10 रैली करनी चाहिए थी, पर मेरा मानना है कम से कम 5 रैली तो करनी ही चाहिए थी। उसके लिए संसाधन जुटाने बहुत जरूरी थे, क्योंकि 5 रैली बहन जी की हो जाती तो इस बार बहुजन समाज पार्टी किंग मेकर की भूमिका में भी नजर आ सकती है, क्योंकि कई सारे ध्रुवों का चुनाव हो गया है ये। इसमें कई सारे धड़े हैं। एक तरफ आरजेडी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी है वो तो गठबंधन में, चलो मान लिया। उधर जन स्वराज पार्टी जो है वो भी अच्छी खासी फाइट दे रही है, कई सीटों पर उनकी मजबूत स्थिति है। तो ये मिली जुली एक तरह की विधानसभा भी निकल के आ सकती है। हो सकता है कि इसमें बहुमत का पेच फंस जाए और ऐसी स्थिति में अगर बसपा के पास 3 से 4 या 5 या उससे ज्यादा सीटें होती तो बसपा भी यहाँ पर अपनी शर्तों पर सरकार बनवा सकती थी या सरकार में शामिल भी हो सकती थी, अगर विपक्ष की सरकार बनने की संभावना पैदा होती। लेकिन जो बसपा की खास सीटें हैं, अच्छा, सुनने में यह भी आ रहा है कि कई सीटों पर और भी ओवैसी साहब की पार्टी ने बसपा प्रत्याशी को समर्थन दिया है। खबरें ये भी हैं कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने भी समर्थन दिया है, लेकिन आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और बसपा की तरफ से भी इसका कोई घोषणा नहीं हुई है। हालांकि ऐसी चीजों की बढ़ चढ़कर घोषणा होनी चाहिए, क्योंकि ये केवल ग्राउंड लेवल पे, विधानसभा स्तर पे नहीं होना चाहिए। इसका बड़ा प्रभाव होगा। मसलन ओवैसी साहब की पार्टी ने, एआईएमआईएम ने 2 सीटों पर घोषित समर्थन बसपा के प्रत्याशियों को दिया था। एक सीट थी रामगढ़ की और दूसरी सीट थी बक्सर की। तो ऐसे में जो बसपा प्रत्याशी हैं उनको मुसलमानों का समर्थन बाकी सीटों पर भी मिल सकता है। और वैसे भी आपको मैं बता दूं कि तेजस्वी यादव और असदुद्दीन ओवैसी साहब में आपस में ठन गई है, क्योंकि जो शब्दावली तेजस्वी यादव ने इस्तेमाल करी ओवैसी साहब के लिए वो उनको बुरी लगी। चरमपंथी को लेकर उन्होंने बहुत जबरदस्त हमला तेजस्वी यादव के ऊपर बोला। उन्होंने कहा कि एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग तो कम से कम बताएं
कि स्पेलिंग बता दें एक्सट्रीमिस्ट की, तो इस तरह से वो चुनौती दे रहे हैं। और एक मुस्लिम आइडेंटिटी को लेके वहाँ पॉलिटिक्स हो रही है, तो वहाँ पे सीधे तौर पे जहाँ जहाँ ओवैसी साहब का प्रत्याशी नहीं है, वहाँ बीएसपी को इसका फायदा हो सकता है। मेरे ख्याल से जो 2 सीटों पे समर्थन मिला था ओवैसी साहब की पार्टी की तरफ से बीएसपी को, उसके बाद बीएसपी को भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देना चाहिए था कि आपका धन्यवाद, कम से कम एक लार्जर ऑडियंस में जो बिहार लेवल पे संपूर्ण बिहार तक इसकी एक खबर पहुंच जाती, क्योंकि ये कोई अगर 2 सीटों पे समर्थन दिया था तो बाकी सीटों पे जहां ओवैसी साहब के प्रत्याशी नहीं है वहां भी उनका इशारा अमूमन वही रहा होगा, क्योंकि ये लिखित में समर्थन मिला था। बाकायदा लेटर हेड पे लिखित में उनके जिला की यूनिट ने साथ बैठ के इसकी घोषणा की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें आपने देखी होंगी। तो चुनाव बिहार का काफी गरमाया हुआ है और बसपा जो कि 5 सीटें तक जीत चुकी है, उसके पास अच्छा मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात करें तो उन्होंने भी जो भाषा शैली का इस्तेमाल किया है अपने भाषणों में, उसको लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो खासी हमलावर हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि कट्टा रखकर ये गठबंधन जो है करवाया गया है, और वो सीधे तौर पे आरोप लगाए गठबंधन के ऊपर लगातार हमलावर हैं। और बहुत सारी इस तरह की स्टेटमेंट निकल के आई हैं। मैथिली ठाकुर का जो चुनाव है पहले चरण की सीट पे होगा, पहले चरण की सीट है उनकी, उस सीट को वो सीतापुर उसका नाम रखने की बात कर रही हैं। तो इस तरह के जो नाम बदलने की राजनीति है, इस पर जनता का क्या रुख हो, क्योंकि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, अस्पताल, सड़क, खरंजे, पानी की सुविधा और दवाइयों की सुविधा, डॉक्टरों की सुविधा, मूलभूत सुविधाओं के अलावा वो भी, क्योंकि जिस पार्टी में वो हैं और वो अपनी पार्टी की राजनीति करेंगे, तो इसलिए वो भी नाम बदलने की बात कर रही हैं। तो इस सब को जनता कैसे देखती है? और बयान तो बीजेपी के नेताओं के ये भी आए हैं कि बिहार से पलायन अब होता ही नहीं है, पलायन रुक गया है। केंद्रीय मंत्री ऐसा कुछ कहते नजर आए थे, लेकिन ये तो बिहार की जनता जानती है कि इस तरह से ट्रेनों में छठ के दौरान, दिवाली के दौरान वो लोग लौट के वापस जाते हैं लाखों करोड़ों की संख्या में। दक्षिण से लेके पंजाब में आपको बिहार का आदमी, मैं पूरे भारत में जहां भी गया हूं, मुझे बिहार का आदमी वहां पर काम करता नजर आया है। वो व्यवसाय नहीं कर रहा है, वो वहां पे नौकरी कर रहा है। कमाल की बात देखिए, हरियाणा में जो हरियाणा के लोगों के खेत हैं उसमें वो खुद मजदूरी नहीं करते, उसमें मजदूरी बिहार का आदमी करता है। तो ये स्थिति बिहार की है, जो एक तरह से पूरी तरह से एक तरह से डी इंडस्ट्रियलाइज्ड है। बड़े पैमाने पर वहाँ नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, और शिक्षा की जो मूलभूत शिक्षा है, जो प्राइमरी लेवल से शिक्षा मिल रही है, उसके अंदर उस तरह की मॉडर्नाइजेशन नहीं है कि जो आज की डिमांड्स को मैचअप कर सके। दुनिया डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गई है, लेकिन बिहार जो है अभी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है, और इसलिए बिहार बेहद पिछड़ गया है, जबकि वो एक रिसोर्सफुल राज्य है। ऐसे में क्या कुछ परिणाम निकल के आएगा 14 तारीख को देखेंगे। बहुजन समाज पार्टी जो है वो भी अपनी कवायद कर रही है। हालांकि बीएसपी को टीवी की मीडिया नहीं दिखा रही। मैं आपको बता दूं, मैंने काफी गौर से देख लिया, टीवी डिबेट भी देख ली, उसमें बसपा के क्योंकि प्रवक्ता तो होते ही नहीं है, और जो चर्चाएं हो रही हैं उसमें ओवैसी साहब चर्चा में आ गए। देखिए, ओवैसी साहब की ये तारीफ है कि उनको चर्चाओं में रहना आता है, उनको पता है कि क्या करूंगा कि मीडिया जो है वो उनको लगातार दिखाएगी। वो विरोधियों की एक तरह से दुखती रग पर पांव रख देते हैं। उनको आती है भाषण शैली, उनको पता है कि मुझे क्या भाषण देना है ताकि मेरे जो अपने लोग हैं, अपने वोटर हैं, वो मेरे साथ हो जाएं और सब में जोश भर देते हैं। वो बीएसपी के पास ऐसे कोई नेता नहीं है। केवल बहन जी एकमात्र कद्दावर नेता बहुजन समाज पार्टी में। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो प्रभारी है, इनका अपने अपने ग्राउंड लेवल पे ही जो इनकी भाषण है इनको सुन लेते हैं। लेकिन एक आइकॉनिक लीडरशिप बसपा के पास उस तरह से नहीं है कि बसपा ने कभी भी सेकेंड रंग की लीडरशिप को तैयार नहीं किया, राज्य स्तर की लीडरशिप को तैयार नहीं किया। उत्तर प्रदेश के प्रभारी जाते हैं, चुनाव कराते हैं, और आप जब मैं पूछूं कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष का नाम क्या है, तो वो तक आपको नहीं पता होगा। वही हाल आपको और राज्यों में होगा। तो ये चुनौतियां बसपा को 27 से पहले खत्म कर लेनी चाहिए। बिहार के चुनाव को आप इस तरह से मत देखिए कि वो बिहार का चुनाव है बसपा के लिए। सीटें 2 आ सकती हैं, 3 आ सकती हैं। मैं तो कहता हूं कि 5 सीट और 5% का वोट बहुत अच्छा माना जाएगा बीएसपी के लिए। और लेकिन इसको लिटमस टेस्ट के रूप में देखिए। 9 अक्टूबर की रैली के बाद बिहार में भी जान आई है। अब बिहार के परिणाम अच्छे आएंगे तो आगामी जो यूपी की तैयारियां शुरू, क्योंकि यूपी का चुनाव शुरू हो चुका है। जो लोग यूपी के हैं वो जानते होंगे कि वहां उथल पुथल गतिविधियां, जो प्रत्याशी हैं वो अपने होर्डिंग पोस्टर लगा रहे हैं।
15 ही महीने बचे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, बड़ा समय नहीं बचा है। तो एक एक करके ये समय घटता चला जाएगा और यूपी के चुनाव बसपा के सामने आ जाएंगे। और बसपा के लिए करने को बहुत कुछ है अभी, क्योंकि आप जो एक 9 अक्टूबर की हवा और आंधी है उसमें ही पूरा चुनाव नहीं जीत जाएंगे। उसके लिए आपको वाकई में व्हाट हैज टू बी डन, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा आपका। बिहार में अच्छी खबरें बसपा के लिए आ सकती हैं और बसपा वहां चुनाव फंसता है और बसपा सीट लेके आ जाती है तो किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। चुनाव फंस गया और बसपा के पास सीट नहीं आई तो फिर बसपा का महत्व राजनीतिक रूप से उतना नहीं रहेगा। बहरहाल जो सीमा से लगा इलाका है, जो बनारस, आजमगढ़, बलिया से लगा जो इलाका है, वहां बॉर्डर पार के लोग जो हैं वो बहन जी का शासनकाल देख चुके हैं, इसलिए वहां का दलित मुसलमान भी बसपा को वोट करता है। यहाँ तक कि जो यादव समाज के लोग हैं, मैं रामगढ़ विधानसभा की बात कर रहा हूं, यादव समाज के लोग अपने सजातीय तेजस्वी यादव की पार्टी को वोट नहीं करते, वो बहन जी को वोट करते हैं क्योंकि उनको बहन जी की सरकारें उन्होंने बॉर्डर पार की देखी हैं। ये सब बीएसपी का क्रेज, और बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन बसपा को लेके इग्नोरेंस बहुत ज्यादा है और बसपा को बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं उसके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है। मीडिया की डिबेट में, टीवी की डिबेट में, एनालिसिस में बसपा का नाम नहीं आ रहा है। तो बसपा को जवाब देना पड़ेगा आंकड़ों से। अगर बसपा आंकड़ों से जवाब दे पाएगी तो फिर बहुत लोगों की आंखें खुल जाएंगी और लोगों को समझ में आएगा कि बसपा एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उसका राष्ट्रीय वोट मौजूद है बहुत सारे राज्यों में। और बसपा जो मीडिया को लेकर मिसमैनेजमेंट करती है, खासतौर से जो डिजिटल मीडिया है, जो बहुजन मीडिया के बहुत सारे लोग हैं, उनको लेके बेहतर तालमेल बसपा को बिठाना पड़ेगा। इस पे अलग से चर्चा करेंगे, 14 तारीख के बाद में बातचीत करते हैं, परिणाम कैसा आता है और क्या बेहतर हो सकता था। फिलहाल यही अपडेट है आपके लिए। 6 तारीख को बहन जी की रैली होगी, उसके लिए उसको लेके और विश्लेषण और बहुत सारे आंकड़े आपके लेके आएंगे। अब हम फोकस करेंगे, हम जो दूसरे चरण की 122 सीटें हैं उसमें बसपा की कौन कौन सी सीटें हैं जो बसपा जीतने वाली है। आप देख रहे थे दलित न्यूज नेटवर्क डीएनएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। दोबारा हाजिर होंगे आपके सामने विश्लेषण लेकर, बने रहिए। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।